बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जो है वो हम MTS 603 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो शेयर करूंगी, जो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 18 तक जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं या फिर आपके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, आप वैल्यू को अंडरस्टैंड कर लें और आपको फार्मूला याद हो तो क्वेश्चन किसी भी तरह से हो, आपने उस क्वेश्चन में को रीड करने के बाद उस वैल्यू को फार्मूले में पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाता है। बट जस्ट आपको क्या आना चाहिए, आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट सब्जेक्टिव वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक इम्पॉर्टेंट फार्मूले 1 to 18 कौन से हैं और एग्ज़ाम में जो हैं वो आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। सो आज की इस वीडियो में जस्ट मैं आपके साथ जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करूंगी। अगर आप MTS 603 के इजी लेक्चर लेना चाहते हैं तो वो मेरे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आप मस्ट एक दफ़ा जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप वो लेक्चर भी वॉच कर सकते हैं और आप शॉर्ट टाइम जो है वो इस वीडियो से भी जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो चलिए हम आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट MCQs हमारा ये है कि वाइल सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब हम लीनियर इक्वेशन वाला कोई भी सिस्टम सॉल्व करने लगते हैं तो वहाँ पे जो हमारी विच अप्रोच इज़ अ इकोनॉमिकली फॉर द कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर मेमोरी के लिए हम कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं? डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटरेटिव अप्रोच को यूज़ करेंगे और एनालिटिकल ग्राफिकल नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है हमारे पास? आइटरेटिव। अब यहाँ पे इसका जो है वो रीज़न ये है कि जो हमारे पास आइटरेटिव मेथड होता है, स्टोर द फ्यूअर मैट्रिक्स ऑपरेशन वो मैट्रिक ऑपरेशन को स्टोर करता है एंड यूज़ रिपीटेडली अप्रोक्सीमेशन, और जो हमारी अप्रोक्सीमेशन होती है उसे रिपीटेडली यूज़ करता है। ये आप लेक्चर देखेंगे ना मीन आइट्रेशन वाला, तो वहाँ से आपको समझ आएगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक्स नॉर की वैल्यू आती है। एक्स नॉर की जो वैल्यू आती है फिर हम x1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो तो फिर हम उसमें पुट करते हैं और इस तरह से हम आइट्रेशन के थ्रू जो है फार्मूले को यूज़ करते हैं, हम मज़ीद वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब आ जाए जी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट MCQs क्या है, वो कहते हैं कि द बेसिक आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन मेथड का जो बेसिक आइडिया है इज़ टू रिड्यूस द लार्जेस्ट रेजिड्यूल टू डैश। जब भी आपके पास रिलैक्सेशन का मेथड आएगा तो इसमें हमारे पास क्या होती है, लार्जेस्ट वैल्यू को हम बार बार जो है वो अपडेट करके रिड्यूस करते हैं। कब तक रिड्यूस करते हैं? जब तक हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो नहीं हो जाती। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ज़ीरो है। और इसके नीचे ये रीज़न भी बताई गई है, द रिलैक्सेशन मेथड अपडेट द वेरिएबल, वो वेरिएबल को अपडेट करता है अंटिल द लार्जेस्ट रेजिड्यूल बिकम ज़ीरो, तब तक वो वैल्यू को अपडेट करता रहता है जब तक हमारी लार्जेस्ट वैल्यू क्या, ज़ीरो ना बन जाए। फिर कहते हैं कि जैकोबी मेथड रिक्वायर नो ज़ीरो अलोंग द डैश ऑफ मैट्रिक। जो हमारा जैकोबी मेथड होता है वहाँ पे मैट्रिक के अंदर कहाँ पे जो है वो ज़ीरो अलाउ नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये देखें कि ये हमारे पास एक मैट्रिक है इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब ये हमारे पास वैल्यू है, ये मैट्रिक है। अब हमारे पास जैकोबी मेथड के अकॉर्डिंग कहाँ पे ज़ीरो अलाउ नहीं है, तो ये जो हमारा मेन डायगोनल है ना, ये वाला, इस मेन डायगोनल के अंदर हमारा क्या है, ज़ीरो अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो आएगी तो फिर हमारा आंसर ज़ीरो बन जाएगा। तो ये डायगोनल, मेन डायगोनल के अंदर आपके पास जो है वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, हमारा मेन डायगोनल इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट देखें, इफ़ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक, आपके पास जो एक ए है वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक है, देन द ईगन वैल्यू आर द डैश एंट्रीज, उसकी जो ईगन वैल्यूज़ होंगी वो कौन सी होंगी। तो जो आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक है उसमें ईगन वैल्यूज़ कहीं पे भी आपको कोई भी मीन मैट्रिक दे दी जाए तो आपकी जो यहाँ पे ईगन वाली वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास इस तरह से आपके पास मैट्रिक होगा, मीन कोई भी इधर वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये जो मेन डायगोनल वाली वैल्यूज़ होंगी ना, यहाँ पे वो
कुछ भी हो सकती हैं, तो वो आपके पास क्या होनी चाहिए, मीन वो ही आपकी क्या होती हैं, ईगन वैल्यूज़ होती हैं। मीन मैट्रिक यहाँ पे मैंने 1 1 रखा है, मे बी वो सॉल्व ना हो, तो फिर आपके पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डायगोनल वैल्यू इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ईगन वैल्यू, ईगन वेक्टर मैं सब्जेक्टिव पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस करूँगी विद फार्मूला, क्योंकि ये आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि आपका एल यू डीकम्पोजिशन इज़ नॉट पॉसिबल। एल यू डीकम्पोजिशन कब पॉसिबल नहीं होती, व्हेन कोफिशिएंट मैट्रिक इज डैश, जब आपका कोफिशिएंट मैट्रिक जो होता है वो क्या होता है, डैश होता है। तो आपकी एल यू की डीकम्पोजिशन उस टाइम पॉसिबल नहीं होती जब आपका मैट्रिक क्या हो, सिंगुलर हो। अब इसकी रीज़न ये है कि जब हमारा मैट्रिक जो है वो सिंगुलर मैट्रिक होता है ना, तो उसका जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो फिर अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, सिंगुलर मैट्रिक है। और जब ज़ीरो आंसर आ जाए तो फिर हम उसकी मज़ीद डिकम्पोजिशन जो है ना वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एल यू की डिकम्पोजिशन तब पॉसिबल नहीं होती जब हमारा मैट्रिक क्या होता है, सिंगुलर होता है। सो नेक्स्ट आप आ जाए, आई होप सो कि आपके यहाँ से जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होंगे। अब गॉस जॉर्डन मेथड इज सिमिलर टू, जो गॉस जॉर्डन मेथड होता है वो किसके मीन सिमिलर होता है, तो वो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के, गॉस जॉर्डन मेथड इज सिमिलर टू गॉस एलिमिनेशन मेथड। मीन ये इस मेथड में जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, सेम होता है, मीन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें भी देखिए यहाँ पे इसकी रीज़न क्या है कि बोथ यूज द रो ऑपरेशन, मीन गॉस जॉर्डन मेथड एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड, दोनों मेथड में हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन करते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड मीन जो हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड होता है वो कंटिन्यू रहता है अंटिल द आइडेंटिटी मैट्रिक इज फॉर्म, यहाँ तक कि आइडेंटिटी मैट्रिक जो है वो नहीं हमारा बन जाता। आई होप सो कि अब आपको पता होगा कि हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक होता है वो क्या होता है, जिसमें हमारी डायगोनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, 1 1 होती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, गॉस सैडल जो मेथड है इज़ आल्सो नॉन एज डैश ऑफ मेथड, मीन जो हमारे पास गॉस सैडल मेथड है इसका आपने सेकेंड नेम जो है वो क्या है, वो आपने बताना है। सो इसका सेकंड नेम जो है वो क्या है, सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। क्या है इसका सेकंड नेम जो है वो, मीन आपसे ये वाला एमसीक्यू जो है ना वो दो तरह से पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे है गॉस सैडल मेथड इज आल्सो नोन एंड, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मेथड, या फिर हो सकता है कि सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मेथड आपको यहाँ पे दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसे क्या कहते हैं, तो फिर ये क्या होगा, गॉस सैडल मेथड होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एमसीक्यूज, वो कहते हैं कि जैकोबी मेथड इज़ अ डैश मेथड। जो हमारे पास जैकोबी मेथड होता है ये कौन सा मेथड होता है, ये हमारा आइट्रेटिव मेथड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आइट्रेटिव। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द करेक्टरिस्टिक ऑफ पोलिनोमियल, क्या है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक ऑफ पोलिनोमियल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आइडेंटिकल मैट्रिक इज, इसमें हमारे पास आइडेंटिकल मैट्रिक कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो ईगन वैल्यू होती है ना, यहाँ पे ये वाली जिस तरह से हमारे पास, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, फिर यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे जो हमारी ईगन वैल्यूज़ है ना ये वाली, ये हमारे पास क्या है, 1 1 है। सो हमारे पास जो बनता है, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो हमारे पास ये फर्स्ट वाला बनता है, क्योंकि हमारे पास अगर देखें इस तरह से हम मैट्रिक राइट करते हैं ना, ये हमारे पास x है और यहाँ पे हमारे पास ईगन वैल्यू, क्योंकि डायगोनल वैल्यू हमारे पास 1 होती हैं, तो यहाँ पे ये बेसिकली ये जो है ना इस तरह से लिखना चाहते हैं, ये इसके पावर में क्या है q, तो यहाँ पे इस तरह से राइट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, ये 1 वाला होगा। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट चले, यहाँ पे कहते हैं कि सिस्टम रिड्यूस टू इक्विवेलेंट डायगोनल फ्रॉम यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज, जो हमारी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मीन हम मैट्रिक को डायगोनल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो कौन सा मेथड होता है, वहाँ पे हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए एलिमिनेशन
रिमूव लोअर एंट्री ऑफ द सिंप्लीफाई सिस्टम। मीन हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे हमारे पास ये वाला एक मैट्रिक है जहाँ पे हमारे पास 1 है, ये वाला 1, और फिर हमारे पास यहाँ पे है 3, और यहाँ पे है हमारे पास 2, और यहाँ पे है हमारे पास 5। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन या फिर कुछ भी करके ये जो नीचे मतलब 1 के नीचे जो है ना, इस वैल्यू को हम 0 बना देंगे। अगर हमारे पास होगा मीन इस वैल्यू को हमने कोई ऑपरेशन करके 0 बना देना है। अगर ये 3 का होगा तो फिर हमने इसके नीचे भी जो 0 बनाना है, बट यहाँ पे हमारे पास 2 है, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। सो नेक्स्ट आप आज आ जाएँ, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 0y माइनस 2 इज इक्वल 0 हैज़ डैश सोल्यूशन। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इसके यूनिक होंगे, आइडेंटिटी होंगे, नो होगा या फिर फाइनाइट। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास क्या है 2x। अब इस 2x में से हम यहाँ पे जो है ये प्लस 0y जो है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं, और ये वाला जो हमारे पास 2 है ना, ये वाला 2, ये यहाँ पे -2 है, ये दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास +2। अब ये वाली वैल्यू तो हमारे पास 0 है, इसे तो आप कैंसिल कर दें। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो x क्या होगा, x को हम इधर रखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना 2। अब ये 2 जो है इस तरफ x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ये क्या होगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 2 को आप 2 के साथ कैंसिल करें तो आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है। देखिए हमारी x वैल्यू के लिए एक हमारे पास क्या यूनिक आंसर आया है। सो इसका जो करेक्ट आपके पास ऑप्शन है वो आपका है यूनिक। मीन जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है इसमें हमारे पास आंसर क्या है, हमारा एक यूनिक आंसर है। सो नेक्स्ट आप देखें, अंडर द इल्यूमिनेशन मेथड, जब हमारे पास हम इल्यूमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं, वी कंसीडर द गॉसियन एलिमिनेशन। तो हम गॉसियन एलिमिनेशन को मैं यूज़ करते हैं एंड डैश। तो वो मैं वही बात कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और जो हमारा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड होता है ना, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैंने इस तरह से क्वेश्चन जो है वो चेंज कर के भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि गॉस इल्यूमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन इल्यूमिनेशन मेथड, ये दोनों टेक्निक क्या होती हैं, ये सेम होती हैं। यहाँ पे भी बताया गया है बोथ आर डायरेक्ट इल्यूमिनेशन टेक्निक। मीन ये जो गॉस इल्यूमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन इल्यूमिनेशन है, ये हमारे पास डायरेक्ट इल्यूमिनेशन टेक्निक्स हैं। सो नेक्स्ट देखें, विच इज़ द नॉट आइटरेटिव मेथड। जैकोबी मेथड हमारा क्या है, वो हमारा आइटरेटिव मेथड है, ठीक है। गॉस सेडल मेथड आइटरेटिव है, और रिलैक्सेशन मेथड भी जो है वो हमारे पास क्या है, आइटरेटिव है। बट हमारे पास गॉस जॉर्डन इल्यूमिनेशन मेथड जो है ये आइटरेटिव मेथड नहीं है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द ईगन वेक्टर। अब हमने ईगन वैल्यू के बारे में तो देखा है, अब हमारे पास ईगन वेक्टर जो है इज नॉर्मलाइज्ड। अगर हम उसे नॉर्मलाइज करें, इफ द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेट मैग्नीट्यूड, तो उसकी जो है वो इक्वल किसके होगा, वो इक्वल हमारे पास किसके होगा, 1 के होगा। ये ईगन वैल्यू और ईगन वेक्टर जो हैं इससे आप मस्ट प्रिपेयर कीजिएगा। मैं सेकंड वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट देखिए, इफ़ डायगनल डोमिनेंस, अगर आपके डायगनल डोमिनेंस इज़ ट्रू, अगर वो ट्रू हैं इन अ जैकोबी मेथड के अंदर, देन द मेथड इज कन्वर्ज। तो वो मेथड क्या करेगा, कन्वर्ज में स्टेबल रहेगा, डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, या फिर अनस्टेबल रहेगा। तो अगर आपके पास डायगनल डोमिनेंस है, इज ट्रू है, तो फिर वो क्या करेगा, वो आपका कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें कि कहते हैं कि स्पेयर मैट्रिक अराइज इन अ न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ डैश। तो ये कौन से न्यूमेरिकल सोल्यूशन में हमारे पास मीन अपीयर होता है, तो ये हमारे पास PDEs में जो है ये हमारे पास अपीयर्स होता है। और यहाँ पे PDE मीन डिस्क्रीटाइजेशन जो है वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है मैनी ज़ीरो एंट्रीज, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, बहुत सी ज़ीरो एंट्रीज होती हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, PDEs। अब नेक्स्ट आप देखिए, न्यूमेरिकल मेथड्स आर क्लासिफाइड। जो हमारे न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं वो क्लासिफाइड एज अ डायरेक्ट, उसे हम डायरेक्ट क्लासिफाइड कर सकते हैं, एंड डैश मेथड, और वो डैश मेथड होते हैं। तो यहाँ पे इसके हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आइटरेटिव मेथड। सो नेक्स्ट जो
तो एमसीक्यूज देखिए वो कहते हैं कि फुल पिवटिंग इज मोर देन द पार्टीशनल पिवटिंग। तो इसमें आपके पास क्या होगा, इसका आपका करेक्ट आंसर ये होगा कि वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मीन हमारा सोल्यूशन जो है वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि बाइसेक्शन, रेगुला फाल्सी एंड सीकेंड ऑल आर डैश मेथड। याद रखें, बाइसेक्शन, रेगुला फाल्सी मेथड एंड सीकेंट मेथड, ये तीनों आपके क्या हैं, ये आपके आइटरेटिव मेथड हैं। ठीक है, तो इसका जो आपके पास मीन करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, वो आपका मीन आइटरेटिव है। और मे भी हो सकता है कि यहाँ पे आप उन्होंने तीनों पूछ रहे हैं बट आपने ये तीनों के नाम याद रखने हैं। हो सकता है कि वो आपसे पूछ लें कि बाइसेक्शन मेथड क्या है, कौन सा मेथड है, तो आपने बताना है आइटरेटिव। रेगुलर फाल्सी मेथड जो है वो क्या है, आइटरेटिव है। सेकंड क्या है, ये तीनों क्या है आपके पास आइटरेटिव मेथड है। मीन इस तरह से वो क्वेश्चन को चेंज करके भी जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। अब आ जाएं जी आपके पास जो है वो क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होती है इन बाइसेक्शन मेथड इज डैश, तो वो डैश होती है। देखें आपको इस तरह से एक्स नॉर की वैल्यू या फिर x1 मीन ये आपको वो x2 की वैल्यूज आपको वहाँ पे बता देंगे। इस तरह से आपके पास x की वैल्यूज होंगी और इसका जो आपके पास फार्मूला होगा ना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने का, तो वो क्या होगा, वो आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। आप यहाँ पे x नॉर और x1 की जो भी आपको वैल्यू दे दी जाएंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो x नॉर है ना इसकी वैल्यू वो हमें 1 दे देते हैं और जो हमारे पास x1 है ना इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल हमें 3 दे देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस x की इससे आप a कंसीडर करेंगे, इसको आप b कंसीडर करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और वो नीचे फार्मूले में मीन आप इसको जो है वो 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो है वो आंसर क्या आएगा, वो आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। तो इसका ये वाला जो है वो फार्मूला है, ये मैं आपके साथ सेकंड वीडियो में इसका जो है वो एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है वो एग्जाम में आता है। सो ये वाला एमसीक्यूज आपने नहीं करना क्योंकि ये वाला जो है ना मीन सिम्पसन 3/8 रूल, तो ये आपका फाइनल टर्म का है, इसे आपने यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गॉस सैडल मेथड अप्लाई टू द सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक में अप्लाई किया जाता है, डैश डिफाइन द मैट्रिक। तो कौन से मैट्रिक को डिफाइन करने के लिए ये वाला जो है मीन गॉस सैडल मेथड जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो जो पॉजिटिव होता है उस मैट्रिक को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये वाला गॉस सैडल मेथड को हम यूज़ करते हैं और हमारे पास सिमेट्रिक क्या होती है, पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए द पॉजिटिव डेफिनेट जो होते हैं मैट्रिक्सेस इंश्योर द कन्वर्जेंस, क्योंकि वो कन्वर्जेंस को क्या करते हैं, यकीनी बनाते हैं, इंश्योर करते हैं। फिर देखें जी डिफरेंस मेथड, जो डिफरेंस हमारे पास मेथड्स में आता है, फाइंड द डैश सोल्यूशन। तो वो हमारे पास कौन से वाले सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं, एनालिटिकल करते हैं, न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका न्यूमेरिकल है या फिर एग्जैक्ट और सिंबॉलिक। तो वही बात है कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, न्यूमेरिकल वाला है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें आपका सिम्पसन 1/3 रूल। ये रूल भी आपने नहीं करना क्योंकि ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने मिड टर्म की प्रिपरेशन करनी है इसलिए हम इसे स्किप कर देंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें वो कहते हैं कि बाइसेक्शन एंड द फॉल्स पोजीशन। जो हमारे पास बाइसेक्शन एंड फॉल्स पोजीशन मेथड्स होते हैं आर ऑलवेज डैश, वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा कन्वर्ज करते हैं। तो कौन से वाले, बाइसेक्शन एंड फॉल्स पोजीशन मेथड्स ऑलवेज कन्वर्ज, वो हमेशा क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। अब इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ओनली इफ द मैट्रिक इज डैश। तो आपने याद रखना है कि अगर आपका मैट्रिक जो है वो सिंगुलर है तो आपका इन्वर्स जो है वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपका मैट्रिक नॉन सिंगुलर होगा तो आपका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जब हमारे पास सिंगुलर होगा मीन जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, वो 0 की इक्वल आ जाती है। तो तब हमें पता चलेगा कि हमारा मैट्रिक क्या है, सिंगुलर है। जब हम उस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लेते हैं और हमारे पास कुछ वैल्यू मीन 2 3 अप टू सो ऑन
कुछ भी वैल्यू आती है तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारा जो है वो मैट्रिक क्या है, वो नॉन सिंगुलर है और उसके इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ जाएगी, मीन आ गई होगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि हमारे पास वो कहते हैं कि सिंबल, ये जो सिग्मा वाली सिंबल है, बल्कि ये वाला भी आप स्किप कर दें क्योंकि ये आई थिंक सो लेक्चर 19 है और आपके जो मिड टर्म में इंक्लूड है वो आपके लेक्चर 18 तक इंक्लूड है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें द बेस ऑफ डेसिमल सिस्टम, जो डेसिमल हमारे पास सिस्टम होता है उसकी बेस 10 होती है। इसके लिए आपको जो है वो ये चीज़ याद रखनी होगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका यहाँ पे जो है वो डेसिमल सिस्टम की बजाय आपका बाइनरी सिस्टम होगा तो आपकी बेस क्या होगी, अगर बाइनरी सिस्टम होगा तो उसकी बेस मीन बी फॉर हमारे पास क्या है, बाइनरी सिस्टम, और बाइनरी की जो हमारी बेस होती है वो क्या होती है, हमारे पास 2 होती है। जो हमारे पास ऑक्टल सिस्टम होता है, ऑक्टल सिस्टम, उसमें हमारे पास बेस क्या होती है, हमारे पास 8 होती है। जो हमारे पास डेसिमल सिस्टम होता है उसमें हमारे पास बेस 10 होती है। और जो हमारे पास हेक्सा का सिस्टम होता है मीन एच वाला, इसमें हमारे पास बेस क्या होती है, तब बेस हमारी क्या होती है, 16 होती है। इन चारों बेसिस को आप याद रखें। मे भी यहाँ पे जो है वो डेसिमल पूछा गया है, हो सकता है आपसे बाइनरी पूछ लें, हो सकता है आपसे ऑक्टल पूछ लें। सो इस चीज़ को आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट चलें, यहाँ पे कहते हैं कि बाइसेक्शन मेथड इज़ अ डैश मेथड। तो जो बाइसेक्शन मेथड है ये कौन सा मेथड है, ओपन है, ब्रैकेटिंग है, तो ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेटिंग मेथड है। मीन इसमें हमारे पास रूट रिमेन्स ब्रैकेटेड बिकॉज की मतलब बिटवीन द इंटरवल एंड पॉइंट, इसमें हमारे पास जो है ये क्या होगा, ब्रैकेटिंग वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ईगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक, जो सिमेट्रिक मैट्रिक होता है उसकी जो ईगन वैल्यू होती हैं आर ऑलवेज डैश, तो वो हमेशा क्या होती हैं, रियल वैल्यूज होती हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक ऑलवेज हैव अ रियल ईगन वैल्यू, जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक होता है उसकी जो ईगन वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास रियल होती हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें द जैकोबी आइटरेशन कन्वर्ज, अभी मैंने आपको मीनू पर बताया था कि हमारे पास जो जैकोबी मेथड होता है उस वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और उसमें हमारे पास क्या, यहाँ पे वही कहते हैं कि जैकोबी आइटरेशन कन्वर्ज इफ मैट्रिक इज स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेट, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ट्रू होगा। इससे रिलेटेड अभी हमने एक एमसीक्यूज ऊपर सॉल्व किया है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि आपके पास फाइनाइट डिफरेंस मेथड इन एक्सक्लूड, जो फाइनाइट डिफरेंस मेथड होता है वो कौन सा यहाँ पे हमारे पास होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, बैकवर्ड डिफरेंस होगा, या आपके पास जो है वो क्या मीन यहाँ पे स्ट्रिलिंग फार्मूला होगा, या फिर आपके पास जैकोबी, तो ये क्या होगा, ये आपके पास जैकोबी वाला, इसका जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक इक्वल टू डैश, जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उनका जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास किस में आएगा, मीन सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज में जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उन्हें जमा करके आएगा। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वो क्या कहते हैं कि आइटरेटिव एल्गोरिथम्स, जो हमारे पास आइटरेटिव एल्गोरिथम्स होते हैं कैन बी मोर रैपिड देन द डायरेक्ट मेथड्स। तो यस, जो हमारे पास जो होते हैं मीन आइटरेटिव एल्गोरिथम्स होते हैं वो तेज़ होते हैं, मीन रैपिड होते हैं। तो किससे रैपिड होते हैं, मीन एल्गोरिथम जो है वो डायरेक्ट मेथड से क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा, ट्रू। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि बैक सब्सटीट्यूशन, जब हम बैक सब्सटीट्यूशन करते हैं तो ये हम कम किस मेथड में जो है हम यूज़ करते हैं, तो हम जब बैक सब्सटीट्यूशन इज़ यूज इन डैश जैकोबी में करते हैं, गॉस सैडल में करते हैं, गॉस एलिमिनेशन में करते हैं, रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे हम जब बैक सब्सटीट्यूशन का आपके पास आए तो हम कहाँ पे करते हैं, मीन गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम बैक सब्सटीट्यूशन करते हैं। सो नेक्स्ट द पावर मेथड, जो हमारे पास पावर मेथड रिक्वायर
वो हमें कब रिक्वायर होता है, मीन जब आपके पास इगन वेक्टर कैन टू बी लीनियरली डैश, तो वो क्या हो, लीनियरली क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम यहाँ पे पावर मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। फिर वो कहते हैं कि पावर मेथड इज़ एप्लीकेबल, ये कब एप्लीकेबल होता है, इफ़ द इगन वैल्यूज़ आर, जो हमारी इगन वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, रियल होती हैं, एंड वो क्या होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम यहाँ पे हमारा जो है वो पावर मेथड क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। सो नेक्स्ट ये वाला भी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये भी सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग है। सो ये आपका फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, प्रिडिक्शन करेक्ट मेथड इज़, एंड ये भी आप स्किप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये ट्रेपीजन रूल, ये भी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये भी आपका फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज़ नीडेड, हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की ज़रूरत कब होती है, व्हेन द एंटी डाइवर्जेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या होगा, ट्रू। अब नेक्स्ट आप देखें एन इम्प्रॉपर, जब आपके पास इम्प्रॉपर जो है इंटीग्रल में भी जो आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके डाइवर्ज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि आपके पास क्या है, यूलर मेथड, यूलर मेथड न्यूमेरिकली कंप्यूट अप्रोक्सीमेशन डैश ऑफ द फंक्शन, तो ये आपकी क्या करता है, यहाँ पे आपका क्या होगा, मीन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका वैल्यू होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना एमसीक्यूज। सो नेक्स्ट में वो कहते हैं कि इफ़ इनफाइनाइट लिमिट्स अपीयर इन इंटेग्रल रिप्लेस इट द वेरिएबल टेंडिंग टू डैश, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इनफाइनिटी। सो नेक्स्ट देखें वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट डिटर्मिनेंट, जो हमारे पास एब्सोल्यूट डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट इगन वैल्यू, तो ये आपका क्या है, जी बिल्कुल ये आपके पास क्या है, एक ट्रू है आपका। नेक्स्ट देखें जो आपका है इगन वेक्टर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये अभी हमने ऊपर भी किया है, तो इससे आप जो है यहाँ पे जो है वो स्किप कर सकते हैं, मीन्स दैट कि ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके पास क्या है, फार्मूला है, ये आप लाजमी याद करें, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और आपका एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इगन वैल्यू डेफिनेशन सेटिस्फाई, तो आपका क्या होगा, आपका जो होगा आपने देखना है ए वी इज इक्वल लैम्डा वी, ये आपके पास क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट देखिए ये आपने लाजमी फार्मूला याद करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछते हैं और लॉन्ग में भी और एमसीक्यूज में भी जो है वो पूछ सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो जैकोबी मेथड होता है हैज़ द रिलेटिवली डैश कन्वर्ज, जो हमारा जैकोबी मेथड होता है ये बहुत स्लोली जो है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। यहाँ पे फिर वो न्यूमेरिकल सोल्यूशन 2/3 अप टू 4 डेसिमल, तो यहाँ पे ये देखें वो कहते हैं कि न्यूमेरिकल सोल्यूशन 2/3 हमने कहाँ तक फाइंड आउट करना है, अप टू 4 डेसिमल, तो आपके पास यहाँ से आप देखें आपने काउंट करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, ज़ीरो के बाद ये जो पॉइंट है ना आपका यहाँ पे इशारिया वाला, इसके बाद आप काउंट करें तो 1 2 3, यहाँ पे 3 डेसिमल है, 1 2 3 4 डेसिमल, बट आपने क्या करना है, इस 2 को 3 पे डिवाइड करें तो आपने उसका आंसर जो है वो कहाँ तक मीन आपने रखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे 0.667 होगा, क्योंकि जब हमारी इस तरह से वैल्यूज़ कंटिन्यूसली आगे जा रही होती हैं तो फिर हमारे पास अगर वैल्यू 5 से बड़ी हो तो फिर जो हमारा डिजिट होता है उसे हम मीन उसमें एक ऐड कर देते हैं, ऐसा होता है। सो इसलिए हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे वो कहते हैं कि सिंबल फॉर द फॉरवर्ड डिफरेंस, तो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए आपका जो सिंबल होता है वो ये होता है, वैसे ये फाइनल टर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस मिड टर्म में क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, इसलिए ये आप यहाँ से देख लें। फिर वो कहते हैं कि जो आपके पास मोलर मेथड होता है इसमें आपको रिक्वायर होते हैं डैश स्टार्टिंग पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपके पास जो है वो आपको कितने 3 जो हैं वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वो कहते हैं कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेक एलिमेंट अबव एंड ब्लू द डायगनल, तो वो डायगनल जो एंट्रीज होती हैं उसके ऊपर और नीचे जो है वो क्या करता है ज़ीरो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक
मैट्रिक है, यहाँ पे हम इससे 3 वाला बना लेते हैं इस तरह से। और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है, फिर यहाँ पे हमारे पास 1 है, फिर यहाँ पे हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये 0 है, फिर यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये देखिए हम जो हमारा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन जो होता है ना मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, मेक जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर और नीचे, ये हमारा क्या है, यहाँ से ये वाला हमारा मेन डायगोनल है। इस मेन डायगोनल के अंदर इस 1 के नीचे हमने क्या किया, ये देखिए 0 0 बना दिया, और यहाँ पे इस 1 के ऊपर भी हमने 0 बनाया है, नीचे भी हमने 0 बनाया है, और यहाँ पे ये लास्ट में है तो इसके ऊपर दोनों हमने क्या किए, 0 0 बना दिया। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास होगा वो क्या है, आपका 0 है। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फार्मूला है, मीन फॉर ए एक्स इज इक्वल बी, इगन मीन इक्वेलेंट होगा, फॉर्म इज डैश, तो ये किसकी इक्वेलेंट होगा, ये आपका मीन यहाँ पे आप देखें तो ए एक्स, ये तो सेम टू सेम ऐसे ही। अब जब हमारा ये वाला ए जो है ना, ये हमारा दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीन इनवर्स वाला जिस तरह से होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स इसके ऊपर ये वाला, तो ये जो है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। मीन सेम जो है वो ए हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स होगा, और इन्वर्स जो होने के बाद जो हमारे पास ए और बी है ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर हम ए का जो है वो डिटर्मिनेंट लेते हैं इज़ नॉन ज़ीरो, अगर वो नॉन ज़ीरो होगा तो सिस्टम हैज़ डैश सोल्यूशन, तो सिस्टम हमारा क्या करेगा, उसका सोल्यूशन यूनिक होगा। और अगर वो होगा, मीन अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास किसी मैट्रिक का हम लेते हैं तो वो 0 होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक होता है। और अगर हमारे पास उसका जो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं वो नॉन ज़ीरो होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक होता है, और उसका सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। सो नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं कि स्पेयर मैट्रिक हैज़ डैश, मीन स्पेयर मैट्रिक्स जो होता है वो हैज़ डैश, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, मैनी ज़ीरो। स्पेयर का जब भी वर्ड आए तो आपने समझ जाना है, इससे रिलेटेड हमने ऊपर एमसीक्यूज किया है, तो इसके क्या है, मैनी ज़ीरो, इसमें बहुत सी एंट्रीज जो है वो 0 हो सकती हैं। फिर वो कहते हैं कि पार्शियल पिवटिंग, जो आपके पास पार्शियल पिवटिंग होती है मीन्स मेकिंग डैश एज अ पिवट, तो इसका मतलब क्या है कि लार्जेस्ट एलिमेंट। सो नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है, इफ़ ए डिटर्मिनेंट, अगर ए है हमारे पास इज इक्वल 0 फॉर द कोफिशिएंट सिस्टम में हैव डैश, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर इसमें हमें कोई वैल्यू दे दी गई है तो हम वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमारे पास 0 होगा। अगर कोई मैट्रिक होगा उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। सो इसमें हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मीन इसका कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि आपके पास जो रिलैक्सेशन मेथड है वो इज़ अ डैश मेथड, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जैकोबी मेथड, रिलैक्सेशन मेथड एंड सीकेंड मेथड, ये तीनों मेथड आपके क्या हैं, ये आपके आइटरेटिव हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आइटरेटिव। ये आपने याद रखना है कि ये तीनों में से कोई एक सिंगल सिंगल भी इस तरह से पूछ सकते हैं और तीनों को एक साथ भी पूछ सकते हैं, तो ये आपके क्या है, आइटरेटिव मेथड है। फिर वो कहते हैं कि आपके पास जो इगन वेक्टर्स होते हैं रिमेन डैश, तो वो हमेशा डैश रहते हैं टू द ओरिजिनल वेक्टर आफ्टर द मल्टीप्लाइकेशन, मीन जब हमारे पास इगन वेक्टर होते हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं मीन ओरिजिनल के साथ, तो वो हमेशा क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, मीन पैरेलल रहते हैं, डायगोनल रहते हैं, या फिर रैंडम रहते हैं तो वो क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। ये जो इस तरह से होता है ना, इस तरह से ये हमारे पास क्या होता है, मीन इस तरह से ये हमारे पास एक वेक्टर है, फिर हमने यहाँ से किस तरह से वेक्टर बना दिया, तो ये वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक ये हमारा वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर की इस तरह से ना डायरेक्शंस होती हैं, सॉरी यहाँ पे, तो ये हमारा वेक्टर क्या है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और इस तरह से जो वेक्टर मीन एक वेक्टर ये जा रहा है और इसके साथ एक दूसरे वेक्टर हमारे पास ये जा रहा है, तो ये वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, ये वेक्टर हमारे पास पैरेलल होते हैं। और अगर आपका एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है और दूसरा वेक्टर जो है वो आपका इस तरफ जा रहा है, तो ये वेक्टर आपके क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, इफ एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, कंटेन द ट्राइग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल आर द जो है लॉगरिथमिक फंक्शन, द इक्वेशन इज डैश, अगर आपके पास एक फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, ठीक है, वो आपके पास एक्सपोनेंशियल भी है और लॉगरिथमिक भी है,
ठीक है, एक फंक्शन है उसमें तीनों वैल्यूज़ हैं, तो वो आपकी क्या होगी, ट्रांसीडेंशियल। ठीक है, क्योंकि आपने अलजबरा मीन देखा है ना कि आप मीन इंटीग्रेशन में या फिर डेरिवेशन में, तो इस तरह से आपके पास जो है वो एक फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो इस तरह से ये आपका एक्स जो है वो आपका क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाएगा। ये एक है आपके पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, तो ये आपके मीन इसकी पावर में एक्स और कुछ भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, टू सो ऑन। और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह से हम कोई अलगोरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं जिसकी बेस 2 भी हो सकती है या फिर हमारे पास बेस 10 भी हो सकती है, और आपसे कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव लें या फिर इस तरह से इंटीग्रेशन लें, तो वो कहते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और अलगोरिथमिक फंक्शन आ जाए इक्वेशन, उस एक इक्वेशन के अंदर, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ट्रांसीडेंशियल जो है वो कहलाएगा। सो यहाँ पे जो है वो ये रहा आपका ट्रांसीडेंशियल, ये इसका आपका करेक्ट आंसर है। फिर अगेन वही है हमारे पास कि आपके पास एक पावर मेथड, फाइंड द वैल्यू इगन वैल्यू लार्जर इन डैश वैल्यू। अगर वो लार्जर वैल्यू मीन आपके पावर मेथड लगाते हैं और जो आपके पास इगन वैल्यू है वो लार्ज है, तो फिर आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका इसका क्या है, एब्सोल्यूट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, द डिफरेंस मेथड आर आइटरेटिव मेथड। जो आपके पास डिफरेंस मेथड होते हैं वो आइटरेटिव मेथड होते हैं, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर क्या है, वो फॉल है। फिर वो कहते हैं कि सेंट्रल डिफरेंस ये आपका फाइनल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये इतना ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप फाइनल का है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, 3/3 आइडेंटिकल मैट्रिक है 3 ईगन वैल्यू। अगर उसके पास जो है वो 3 ईगन वैल्यूज़ हैं, तो वो तीनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, सेम होंगी, तो जी वो बिल्कुल सेम होंगी। जिस तरह से अगर 3/3 का कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, फिर यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है, फिर यहाँ पे हमारे पास 1 है, फिर यहाँ पे ज़ीरो है, फिर हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है, फिर यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है, और ये हमारे पास 1 है। और यहाँ पे हम इसे मैट्रिक बनाते हैं, तो ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ना, ये हमारी ईगन वैल्यूज़ होती हैं, और ये देखिए यहाँ पे सेम है। सो इस लिहाज से इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आपके पास सेम होगा। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, वो क्या कहते हैं कि टू मैट्रिक्स विद अ सेम करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल नीड टू बी सिमिलर, तो क्या होगा, इसका आपका आंसर क्या है, ट्रू है। सो ये था आज का हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। आई होप सो कि आपको तमाम एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जो है वो अपना मीन सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो आप उस वीडियो को भी जो है वो लाजमी देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है देन आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।